बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योरशिप का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ये 2-3 पार्ट में रखेंगे इसको। लेट्स सी व्हाट इज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान इज कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन document prepared by the entrepreneur. Means it is actually a written document which is prepared by the entrepreneur earlier before to start any new venture. It includes the internal and external elements that we are going to face. जो कुछ भी एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्स्टेकल या रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड मैटर्स को हम लोग पहले से ही रिटन फॉर्म में रख लेते हैं। यही होता है हम लोग का एक्चुअली बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान ए डिसीजन मेकिंग टूल, और इन बिजनेस प्लान द फॉलोइंग 4 or 5 फैक्टर्स आर इंक्लूडेड मेनली। नंबर 1, डिस्क्राइबिंग ऑल अननेसेसरी इनपुट्स फॉर द एंटरप्राइज। मतलब हम जो वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो इनपुट्स है, मेन, मशीन, मटेरियल, ठीक है, उसका डिटेलिंग रिकॉर्ड करना कि कितना हम लोग को रिक्वायरमेंट्स है मेन, मशीन और मटेरियल का। ठीक है, ये डिटेल रिकॉर्ड करना, ये होता है हम लोग का पहला प्लान के अंदर जो लिखते हैं। सेकेंड हुआ एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। वो जो हम लोग को रिसोर्स लिए हैं जैसे कि मनी, रुपया, तो वो जो रुपया हम लोग अर्न किए हैं या यूज़ करेंगे बिजनेस में, तो वो बिजनेस हम लोग किस रिसोर्स के लिए कितना यूज़ करना है, पैसा किस रिसोर्स के लिए कितना यूज़ करना है। जैसे कि वेयर हाउसिंग कितना बनाना है, प्रोडक्शन के लिए कितना पैसा रखना है, फिक्स एसेट्स के लिए कितना पैसा रखना है। ठीक है, तो इस तरह से कितना पैसा यूज़ होगा किस रिसोर्स के लिए, वो हम लोग अपना बिजनेस प्लान में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है डिटेलिंग द स्ट्रेटजीज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब है कि हम लोग जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स जो है वो कितना का एक्वायर करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन सा चीज़ रहेगा हम लोग का, जैसे कि प्लांट है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब ना, और भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग कितना रुपया यूज़ करेंगे, वो सब का डिटेलिंग होना चाहिए। मतलब आपका जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी को छोटा छोटा पार्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब है आउटलाइनिंग द डिजायर्ड गोल्स। तो अब हम लोग जो पहले इनपुट लिए उसको कैसे यूज़ करना है वो देखें हम लोग, और स्ट्रेटजी बनाएं हर एक मैटर को लेकर के। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे एसेट्स का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, तो वो सब जो हम लोग स्ट्रेटजी बनाए हैं तो उससे क्या हम लोग अपना गोल को जो है, जो डिज़ायर्ड गोल है, वो गोल के हम लोग अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ तो चेक करना। ठीक है, या फिर मान लो कि आउटलाइन द डिज़ायर्ड गोल्स, या हम लोगों को सेल्स मैक्सिमाइज करना हो या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा, ये चीज़ हम लोग आउटलाइन मतलब सोचेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर असेसिंग मार्केट सेंसिटिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब हम लोग जो वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका जो मार्केट स्कोप कैसा है, प्रॉफिटेबल कितना है। ठीक है, और आगे कितना हम लोग चला पाएंगे। जैसे कि मान लो सपोज हम लोग इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इनपुट्स है ले लिए, जो उसका रिसोर्स, उस पैसा का या उस इनपुट का यूटिलाइज किस रिसोर्स में कितना करना वो डिसाइड कर लिए, छोटा स्ट्रेटजी भी बना लिए। फिर हम लोग देख लिए कि हम लोग को ज़्यादा सेल मैक्सिमाइज करना होगा या प्रॉफिट, वो भी चेक कर लिए। फिर देख रहा है कि हम वो इलेक्ट्रॉनिक कार को बेच के कितना प्रॉफिट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग जब बिजनेस प्लान बनाएंगे तो उसी में हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि बिजनेस प्लान जो है डिसीजन मेकिंग टूल भी है। मतलब पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें मेरा कितना प्रॉफिटेबिलिटी स्कोप है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हु शुड राइट द प्लान, या फिर स्कोप ऑफ बिजनेस प्लान, या फिर ऐसा बोलेंगे फील्ड वेयर बिजनेस प्लान आर यूज्ड। हम लोग किस किस चीज़ का बिजनेस प्लान करेंगे। तो सबसे पहले है कि हम लोग बिजनेस प्लान जो अपना बनाएंगे तो वो मार्केटिंग का बनाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग का स्ट्रेटजी अगर मेरा बहुत ही अच्छा होगा तभी हम लोग अपना प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन अगर मार्केटिंग नहीं है तो फिर प्रोडक्ट नहीं बिका है। इसीलिए आपका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है ये मैटर नहीं करता है, आपका मार्केटिंग कितना अच्छा है ये मैटर करता है। ऐसा बहुत सा प्रोडक्ट में देखा गया है।
ठीक है, कि प्रोडक्ट नहीं अच्छा है लेकिन मार्केटिंग अच्छा है तो वो प्रोडक्ट वो बिज़नेस सक्सेस है। तो इसलिए आपको पहले ही अपना प्लानिंग में जो है वो मार्केटिंग के लिए अच्छा ध्यान देना पड़ेगा इस विषय में कि मेरा मार्केटिंग का प्लानिंग है या कितना अच्छा है। जितना अच्छा प्लानिंग होगा आपका उतना सक्सेस होगा। दूसरा है कि आपको अपने प्लानिंग में फाइनेंस का भी प्लानिंग करना पड़ेगा। फाइनेंस मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स है फंड का तो वो ओन सोर्स से होगा या डेब्ट से होगा। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा सोर्स आपके लिए ज़्यादा चीपेस्ट है। ठीक है, ये हम लोग इसका भी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो प्लानिंग करेंगे ऑपरेशन, यानी कि हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्शन आइदर प्रोडक्शन केयर्ड ऑन ईयरली, हम लोग रेगुलर बेसिस माने रेगुलरली पूरे साल प्रोडक्शन हम लोग का होना है, या सीजनल प्रोडक्शन होगा या कोई पर्टिकुलर ओकेजन में होगा। ठीक है, मंथली में प्रोडक्शन करेंगे, क्वांटिटी कितना होगा हम लोग का प्रोडक्शन करने का, तो इसका भी प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब अब जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें कितना मैन पावर होगा। ठीक है, तो मैन पावर कितना रखना है उसका भी प्लानिंग करना हम लोग का है। ठीक है, ये सब प्लानिंग पहले से करना होगा। लीगल कॉम्प्लायंसेस, मतलब हम लोगों को अपना प्लानिंग में ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि आने वाला समय में किसी प्रकार का लीगल ऑब्स्टेकल, लीगल असुविधा हुआ तो उसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो ये भी हम लोग को प्लानिंग करना है कि कितना प्रोडक्ट को या किस हम लोग लाइसेंस किस चीज़ का लेना है, किस चीज़ का लाइसेंस नहीं लेना है, ये बात का ध्यान रखना, मतलब ये भी हम लोग को प्लानिंग में शामिल करना पड़ेगा। वही बोला फील्ड वेयर प्लान आर यूज्ड, तो ये सब फील्ड में हम लोग को प्लान करके रखना है। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि होता है पेटेंट, कॉपीराइट, आइडिया, थाउट्स ना, तो इस तरह का होता है कोई भी इंटेलेक्चुअल बिजनेस आइडिया। ठीक है, ये बिजनेस आइडिया, तो इस ये जो आइडियाज़ है तो इसका हमको पेटेंट, इसका कॉपीराइट कराना है कि नहीं कराना है, मैंने इसका हमको रजिस्टर्ड कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड कराएंगे तो ये मेरा जो राइट्स है इसको कोई दूसरा कोई फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉलो अगर नहीं हुआ तो इसमें हमको सफलता ज़्यादा मिलेगा। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। ठीक है, तो हम लोग पढ़ ले कि बिजनेस प्लान किस चीज़ को लेके करना है, क्या क्या करना है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बोला ऐसा है कि कोई भी द बिजनेस प्लान इज वैल्यूएबल टू एंटरप्रेन्योर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, बैंक्स, फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो ना या मैन्युफैक्चरर हो, तो उसको तो बिजनेस प्लान का बनाना, तैयार करना बहुत ज़रूरी है ना, तभी वो अपना ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव कर सकता है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस में सबसे पहला है कि हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वायबिलिटी ऑफ द वेंचर। वायबिलिटी होता है कि जैसे कि इसका जो एबिलिटी टू सक्सीड, एबिलिटी टू सक्सीड कि प्लान बनाने से ही वो समझ में आएगा कि वो अपने आप को एग्जिस्ट करा पाएगा कि नहीं अपना वेंचर को इन डिजाइनेटेड मार्केट। तो पहला ये तो बेनिफिट है, हाँ इम्पोर्टेंस है। दूसरा है हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एंटरप्रेन्योर इन ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग एक्टिविटीज़, है ना, आइडेंटिफाई द रिसोर्स रिक्वायर्ड। तो अगर वो प्लानिंग किया है तो मतलब जो रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकेगा कि कहाँ से क्या रिसोर्स मिलना है नहीं मिलना है, या फिर हम लोग इस पॉइंट में ना तो जो उधर जो डिसीजन मेकिंग टूल्स था उसका पॉइंट्स भी यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कि उसी से रिलेटेड सारा चीज़ है। ठीक है, तो इस 2 नंबर में डिसीजन मेकिंग टूल भी डाल सकते हैं, वही सब चीज़ लिखा हुआ है लाइसेंस नहीं है। फिर है कि सी में हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द कंसर्न्स, क्वेरीज एंड इशूज ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन द वेंचर। तो अगर आपके पास प्लान, अच्छा प्लान अगर बना हुआ है तभी आप इन्वेस्टर्स का या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो उसका आप कंसर्न, क्वेरीज और इशूज़ को सुलझा सकते हैं। जैसे मान लो कि हम एक वाटर प्यूरिफाइंग मशीन बनाए हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी इन्वेस्टर को समझाने के लिए जाए कि ये वाटर प्यूरिफाइंग मशीन है ना, तो पहले ही हमसे पूछना चाहेगा, उसका जो कंसर्न होगा, कंसर्न उसका ये होगा कि ये जो है कितना आदमी इसको खरीदेगा, और लोग इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है, जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में जो मार्केट पोजीशनिंग मेरा है वहाँ पे इस प्रोडक्ट को लाइक करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरा कंसर्न हो सकता है।
ठीक है, मतलब उस इन्वेस्टर का कंसर्न हो सकता है, उस इन्वेस्टर का क्वेरीज भी हो सकता है कि भाई इसमें कॉस्ट कितना आएगा, लागत कितना आएगा इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और फिर इशूज़ कि वो इन्वेस्टर ये पूछ सकता है कि आप मेरे ही पास क्यों आए हैं फाइनेंस के लिए या पैसा के लिए। या फिर मान लो अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन में सपोज़ कस्टमर है जो उस वाटर प्यूरिफाइंग मशीन खरीदना चाहता है, तो उसका भी कंसर्न हो सकता है कि भाई ये मशीन कितना हमको बेनिफिट देगा, इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा, और ये हम अगर खरीदेंगे तो हमको क्या लाभ होगा। तो अगर आपके पास में अच्छा प्लान होगा तभी आप इंटरेस्टेड पर्सन का कंसर्न, क्वेरीज और इशूज़ को सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपका प्लानिंग अच्छा नहीं है तो फिर आप इन लोगों को अपने बातों से सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है प्लान का, बिजनेस प्लान बनाने का। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इवेल्युएशन। अगर हम बिजनेस प्लान बनाएंगे तभी हम अपने आप को जज कर पाएंगे और अपना हम वैल्यू समझ पाएंगे कि हम जो टारगेट किए हैं तो उस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने इसलिए लिखा है कि प्रोवाइड रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवेल्युएशन, requirement to think through various scenarios and plan ways to avoid obstacles। मतलब प्लान अगर बना हुआ है तो हम लोग अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं कि क्या कठिनाई आ सकता है, तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे और जो टारगेट है वो कैसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये लाइनिंग है जैसा लिखो। ठीक है, देखो फॉर्मेट ऑफ ए बिजनेस प्लान। ठीक है, तो इसके 4 फॉर्मेट है, 1 2 3 4 ना। तो इसे पढ़ने से पहले सिंपल पहले बात बताएं। जनरली हम लोग घर में भी, तुमसे भी गार्जियन पूछेगा कि क्लास 10 तो पास कर गया, बोलो क्या प्लान है, क्या सोचा है। तो गार्जियन तो जल्दी नहीं पूछता है, जनरली ताऊ लोग ही पूछेगा कि बेटा क्या 10 पढ़ गया तो क्या प्लान है, क्या करेगा, क्या सोचा है। तो अब तुम बताओ, क्या बताएगा कि भाई हम 10 है पास किए, 11 12 पास करेंगे, सीए बनेंगे, कोई बोलेगा हम एमबीए करेंगे, कोई बोलेगा हम बिजनेस करेंगे, कोई बोलेगा कि तो अपना बताएगा बारे में कि हम इस वजह से मेरा करने का इच्छा है ना। तो इस तरह से बिजनेस में भी होता है। जनरली जो स्टार्टअप है, नया बिजनेस करता है, तो जो नया बिजनेस शुरू करता है ना, तो उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, नया कस्टमर चाहिए। तो पैसा कौन देगा? इन्वेस्टर देगा। नया कस्टमर चाहिए, मतलब पार्टनर बनाना है ना। तो अब तुम तो सोच लिया कि हम कोई बिजनेस करेंगे, तो अब तुम जो बिज़नेस करना चाहता है वो उस बिज़नेस का बेनिफिट, उसका वैल्यू उसका फ़ायदा है ना, ये सब चीज़ जा कर के तुमको ये जो फंड जो जिससे पैसा चाह रहा है ना, मतलब इन्वेस्टर है, कस्टमर है, उसको बताना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं, है ना। तब वो इंटरेस्ट होगा तुम्हारा बात सुन करके, तभी तुम्हारा में पैसा वैसा लगाएगा, तुम्हारा सामान खरीदेगा। अगर तुम्हारा बात में ही इंटरेस्ट नहीं हुआ तो फिर तो आगे वो पूछेगा भी नहीं तुमको। तो इसीलिए है कि हम किस प्रकार का फॉर्मेट बनाएंगे, तो वो डिपेंड करता है कि हम किससे जाकर डील कर रहे हैं, किसको हम अपना बिजनेस प्लान जाके समझा रहे हैं। तो जिस तरह का आदमी को समझाना है उस तरह का हम अपना प्लान बना के लेकर जाएंगे। तो एक हो सकता है एलिवेटर पिच हो सकता है। तो ये एलिवेटर पिच है, बहुत शॉर्टकट 3 मिनट का बनाना पड़ेगा, जल्दी से, है ना। 3 मिनट का होना चाहिए, मतलब शॉर्ट में आपको अपना पूरा बिजनेस के बारे में बता देना होगा। किसको बताना होगा? अपना जो वही कस्टमर है या जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको बताना पड़ेगा। तो अब बात है कि हम इस तरह का एलिवेटर पिच या शॉर्ट समरी बनाना चाहते हैं, तो हम किस बात का ख्याल रखेंगे जिससे कि अगला को हम अपना बिजनेस के बारे में जल्दी से बता सके। तो एक शॉर्टकट कुछ कंपोनेंट्स हमने रखे हैं, जैसे कि पहले तो हु आर यू, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा तुमको। फिर व्हाट डज योर कंपनी डू, है ना। मैंने ये कंपोनेंट्स हम बता रहे हैं तुमको ऐसे समझने के लिए, है ना। ये सब एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, अगर कंपोनेंट्स पूछेगा तो लिख सकता है। दूसरा व्हाट डज योर कंपनी डू, तुमको बताना है कंपनी का मिशन क्या है, गोल क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, सर्विस क्या है, ठीक है ना। ऐसा हिसाब से बताना है तुमको कि अगला कन्विंस हो जाए, तभी वो पैसा से लगाएगा। फिर है व्हाट इज़ द वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, व्हाट डज योर कंपनी डू एक्सेप्शनली, क्या अलग कर रहा है, हाँ, एक्सेप्शनली वेल दैट सेट्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विस अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जो दूसरों से अलग है। तो यह सब बात बहुत अच्छा से उसको बहुत जल्दी से बताना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारा बात से कन्विंस हो जाए। और एलिवेटर पिच बनाते समय क्या ख्याल रखना पड़ेगा? ग्रेव देयर अटेंशन, पुल योर इन योर ऑडियंस विथ एन एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग अबाउट ए कस्टमर और कंपनी फाउंडर। कुछ ऐसा उसको
अट्रैक्टिव बात बताना कंपनी के बारे में या फाउंडर के बारे में, जिससे कि वो पार्टी जो है अट्रैक्ट हो। फिर एवॉइड जैरगोन, मतलब बहुत हार्ड वर्ड ना, ये सब ऐसा लैंग्वेज यूज़ कर दिया कि अगर आपको समझ भी नहीं आया या ऐसा उसको लॉजिक बताया कि उसको समझ भी नहीं आया, उसको से बचना चाहिए, ठीक है। और है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आज तो ये बहुत आजकल बहुत चलता है, ऐड एन इमोशनल बेनिफिट स्टेटमेंट, कुछ उसमें इमोशन जरूर जोड़ दो ताकि के उस तरह ज़्यादा कन्विंस हो। क्लियर कॉल टू एक्शन, और ऐसा कुछ बोलो कि कुछ उसमें एक्शन आए। जैसे कि मान लो तुम कोई बात बताया कि देखिए हम एक ठो अपना जो इलेक्ट्रिक पीछे बताया कि हम एक वाटर प्यूरीफायर मशीन बनाए हैं, ये बहुत अच्छा है और ये मध्य प्रदेश का गांव में बहुत आदमी पसंद किया है। आप अगर बोलिएगा तो यूट्यूब में आप देख सकते हैं, तो आप अगर ईमेल दीजिए तो हम आपको उसका लिंक दे देंगे। तो ये क्या हुआ, कॉल टू एक्शन हुआ, मतलब वो अपने से इंटरेस्ट हुआ तो अपने से अपना वो ईमेल देगा। तो एक चीज़ कहा कि ईमेल दिया, ये हुआ एक्शन, तुम कुछ बोला तो एक्शन किया। अब इससे कहा हुआ कि उसका ईमेल या उसका एड्रेस या उसका कोई कार्ड ले लिया ना, तो कहा हुआ कि उससे तुम्हारा कॉन्टैक्ट बन जाएगा, यानी कि समझ में आएगा कि आदमी आगे भी इंटरेस्ट है, तुम उसको बाद में फॉलोअप कर सकता है। तो ये एक्स्ट्रा हम बोले कि एलिवेटर पिच बनाते समय या कोई भी बिजनेस प्लान का फॉर्मेट बनाते समय इस सब बात का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, ए पिच डेक विथ ऑरल नैरेटिव, इसमें कहा होगा ना कि इसके पावर पॉइंट है ना, उसमें स्लाइड चलता है, तो स्लाइड चलता रहेगा, कोई फोटो आएगा और तुम उसमें कुछ नरेशन, कुछ बात लिखा हुआ है उसको तुम उसको डिस्क्राइब करता रहेगा। अब कुछ आदमी एक रूम में बैठ करके सुनता जा रहा है, तुम उसको समझा रहा है, वो समझ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी जो लिखा हुआ है ना कि ए होपफुल इंटरनेट स्लाइड शो एंड ऑरल नैरेटिव दैट इज मीन टू trigger discussion and interested potential investor in reading and written presentation, उसको देख के इंटरेस्ट हो, इस तरह का तुमको एक प्रेजेंटेशन प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, वो होता है। तीसरा हो गया ए रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इसमें क्या लिखा हुआ, ए डिटेल्ड वेल रिटन एंड प्लीजिंगली फॉर्मेटेड प्लान टारगेटेड एट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। मतलब ये समझ लो कि तुम्हारा कोई स्कूल या कोई कॉलेज में जैसे कि तुम एडमिशन लेने जाएगा ना, तो तुमको एक वाउचर ब्रोशर देगा, ब्रोशर मतलब किताब देगा छोटा सा, वो किताब का फ्रंट पेज में देखना इतना अच्छा स्कूल का बिल्डिंग है, पेज पलटा स्कूल का लाइब्रेरी को बहुत अच्छा दिखला रहा है ना, उसका प्लेग्राउंड बहुत अच्छा दिखला रहा है। फिर उसके बाद में और भी बहुत सारा अट्रैक्टिव उसमें पिक्चर या बात दिखा रहेगा, जिसको देख करके तुम कन्विंस हो जाएगा, हाँ ये बहुत अच्छा स्कूल है, हम तो अब यहीं पर अपना MBA का पढ़ाई करेंगे। तो ये कहा होता है कि ये होता है कि रिटिन लिखा हुआ होता है, कोई बोलेगा नहीं, बस तुमको एक किताब ब्राउशर थमा देगा। रिटिन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जिससे कि कोई आकर्षित हो जाए, ठीक है, एक होता है। तो यही 3 है बाहर वाला के लिए, और एक इंटरनल ऑपरेशन प्लान, ये अपना जो इंटरेस्टेड पार्टी है, ये डिटेल प्लान डिस्क्राइबिंग प्लान डिटेल दैट आर नीडेड बाय मैनेजमेंट बट मैनी मे नॉट बी फॉर इंटरेस्टेड एक्सटर्नल, बाहर ये अपना मैनेजमेंट लोग के लिए बनाया जाता है, जिससे कि वो इसको देख के पढ़ करके इंटरेस्ट हो जाए, ठीक है। बस लेट्स सी, डिपेंडिंग अपॉन द एंटरप्रेन्योर्स एक्सपीरियंस knowledge and purpose, generally a business plan outlines sequentially following components or parts। पर्पस कंपनी की क्या है, ठीक है, उसके अनुसार कुछ अपना प्लानिंग कंपनी तैयार करती है। शॉर्ट में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, तो बहुत सिंपली मतलब कंपनी अपना एक बुकलेट तैयार करेगी, मतलब किताब के जैसा, उसमें ये 9-10 पॉइंट के बारे में 1 by 1 इन डिटेल डिस्कस किया हुआ रहेगा, ठीक है, जिससे खुद कंपनी के जो लोग हैं स्टेक होल्डर्स या इंटरेस्टेड पर्सन उस प्लानिंग को देख करके डिसीजन ले सकते हैं, या प्लानिंग को देख करके कैसे कंपनी चलाना है ना, वो अपना निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल बात, ये एक प्रकार का, ये देखो एक बुकलेट होगा, ये कहा हुआ एक प्रकार का बुकलेट होगा जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। हम 1 by 1 समझाते हैं। फर्स्ट में है इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल, तो इसमें इसके 3 पार्ट है। तो दिस इज द टाइटल और कवर पेज दैट प्रोवाइड्स ए ब्रीफ समरी ऑफ बिजनेस प्लान्स कंटेंट्स। The information of general nature contained introductory profiles include
एंटरप्रेन्योर्स बायोडाटा, है ना, जैसे कि नेम ऑफ द प्रोमोटर हो सकता है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, अगर कोई पार्टनर है तो उसका नाम, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव है, सीईओ है, सब का फ़ोटो भी होता है, उसका एड्रेस और उसका क्वालिफिकेशन मेंशन किया होता है। जैसे ये एक कंपनी का बुकलेट है ना, जिसमें एसके बिरला, है ना, चेयरमैन है, ठीक है। तो अब इसके बारे में ये इसका मैसेज यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब दिया हुआ है। ये एक एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन जनरल सेक्रेटरी का है। उसी प्रकार से और भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, सीईओ होंगे, है ना, उन लोगों का क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, एड्रेस मेंशन किया होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। अब इसका दूसरा भाग देखो, इंट्रोडक्टरी पार्ट का दूसरा बी पॉइंट, इंडस्ट्रीज प्रोफाइल। वो सिंपल है, इंडस्ट्री का नाम है, एड्रेस है, ईमेल, वेबसाइट, बिजनेस और भी इसके जो ब्रांचेस है ये मेंशन करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ना, तो ये लीगली जो है, लीगल फॉर्म ऑफ द प्रपोज इंटरप्राइज, जो इंटरप्राइज बनने जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अभी है या बनेगी, उसका जो है लीगल फॉर्म सोल प्रोप्राइटर नेचर का है, पार्टनरशिप नेचर का है, कंपनी नेचर का, किस नेचर का, ये भी मेंशन करना होता है, ठीक है, मतलब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिटेल्स। तो आपका अपना पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें प्रोडक्ट डिटेल बताना होगा। तो इसमें प्रोडक्ट यूटिलिटी, इसके बेनिफिट, हाँ, प्रोडक्ट रेंज, रेट और वैराइटीज़, है ना, डिज़ाइन दिखाना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सा कार जो कंपनी होती है वो अपना, या बहुत सा बाइक वाली कंपनी जो है उसका तुम बुकलेट लोगे तो उसमें बहुत सा मेंशन है, कैसे डिज़ाइन का है ना, और वो किस तरह फंक्शन करती है, वो सब मेंशन होता है। और प्राइसेस, प्रिसाइज यूएसपी ऑफर, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मैंने आपको जो प्रोडक्ट है औरों के प्रोडक्ट से अच्छा क्यों है उसके बारे में भी कुछ शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट में 3 चीज़ होते हैं। सेकेंड टॉपिक्स है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर या बिजनेस वेंचर। तो इस सेक्शन में जनरली मिशन स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज मेंशन किया होता है। जैसे एक एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स का नाम सुना होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। जैसे हम लोग जो बिस्किट खरीदते हैं ना, फिर ऑयल है, शैम्पू है, साबुन है ना, ये जो बहुत सारा फास्ट मूविंग गुड्स इसको बोलते हैं, ये जो हम लोग खरीदते हैं, इसका बहुत बड़ा जो कंपनी है PNG, तो उसका एक अपना विज़न है, हाँ, मिशन है। जैसे उसका विज़न है बी रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विस कंपनी इन द वर्ल्ड। मतलब ये क्या बोलना चाहिए कि बी रिकॉग्नाइज, मैंने हम ऐसे होंगे और ऐसे जाने जाएंगे कि बेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, कि हम सबसे अच्छा कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और सर्विस देते हैं, एंड सर्विस कंपनी इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में हम अपना काम करते हैं, यानी कि पूरा विश्व के लिए हम काम करते हैं। तो ये इसका अपना एक विज़न हुआ। जैसे उसी तरह से गूगल का नाम सुना है ना, गूगल, तो उसका भी अपना एक मिशन है, ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, मतलब पूरे विश्व का जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको एक जगह जमा करके आपको देते हैं। मैंने ये अपने बैकएंड पे बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से सब कंपनी का अपना विज़न और मिशन होता है, वो भी मेंशन करना होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर पार्ट में, ठीक है। उसके अतिरिक्त देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखा हो ना, along with a clear description about the following key element is covered under this part. Site, location of enterprise, कहाँ है ना, लीज होल्ड लैंड पे है, अपना है या लीज होल्ड, अपना ज़मीन या किराए पे लिया हुआ ज़मीन पे, लीज पे है, इंडस्ट्रियल एरिया कितना है, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्यूनसिपलिटी से हम लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये सब चीज़ मेंशन करना होता है, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो जो काम करेगी ना, तो उसका अरेंजमेंट कैसा है, वही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के इस सब बात के लिए मेंशन करना होता है, बिजनेस प्लान में सब मेंशन करना होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल वेदर इंडिजीनियस, मतलब देसी है, और इम्पोर्टेड या विदेश का, हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपने स्वदेशी या बाहर से लाते हैं। सोर्स ऑफ सप्लाई, हाँ, सप्लाई करने वाला कौन है उसका डिटेल,
ठीक है, ये मेंशन करना होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी ना बहुत सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में है, उसमें लिखा होता है कि हम हिमालय पहाड़ के ऊंचाइयों से चुना हुआ जड़ी बूटी है, ऐसा कुछ बोला जाता है। लेबर, टाइप ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, प्रोविजन फॉर देयर ट्रेनिंग, नंबर ऑफ मेन पावर रिक्वायर्ड, सिंपल भाषा है। तो जैसे कि इसका एक बताते हैं एग्जांपल, जैसे कि हम लोग का ये इटली में है जो फेरारी कंपनी है ना, फेरारी सरकार है, तो वो अपना जो वही प्लान है उसमें मैंने बुक में मेंशन लेबर के बारे में मेंशन किया है कि हम इंडिया का आईआईटीज़ को एज ए मैकेनिकल रखते हैं, है ना। तो वो अपना गुडविल बढ़ाने के लिए बताया कि हम इंडिया का आईआईटी का जो है पास किया हुआ उसको एज ए मैकेनिकल रखते हैं। अब ये यूटिलिटीज, दीज इंक्लूड पावर, फ्यूल, वाटर, गैस, बिजनेस प्लान नीड्स टू क्लियरली स्टेट, है ना। इस सब के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। पोल्यूशन, तो पोल्यूशन कंट्रोल के विषय में क्या स्टेप लिए हैं और कैसा सिस्टम रखे हैं वो मेंशन करना था। जैसे कि द सीवेज सिस्टम, कैसे कि जो गंदा पानी है ना, पोल्यूटेड वाटर है, वो किस तरह से उसको हम लोग माने यूज़ करते हैं, मतलब डिस्चार्ज करते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं हो। फिर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, जो गंदा पानी है वो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसको यूज़ करते हैं या उसको हम लोग किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ डंपिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट, है ना, ये सब जो खराब चीज़ें उसको हम लोग कैसे करके कहीं पर गाड़ देते हैं या डिस्पोज करते हैं जिससे कि नुकसान नहीं हो, ये सब मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब बिजनेस प्लान में ये आपको कवर करना पड़ेगा कि आपका जो इंडस्ट्री है वहाँ से उसका कम्युनिकेशन फैसिलिटी कैसा है ना, और किस तरह का आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है मशीन्स एंड इक्विपमेंट, तो इसका भी एक कंप्लीट लिस्ट आपको रखना पड़ेगा कि किस प्रकार का मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, और उसका साइज़, कैपेसिटी, टाइप बताना पड़ता है। प्रोडक्शन प्रोसेस, हम कैसा प्रोसेस, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, या हम दोनों का मिश्रण करते हैं। हम सिर्फ जैसे फेरारी का ही है कि हम सिर्फ मशीन पे भरोसा नहीं करते, हम हाई एडवांस माने टेक्नोलॉजी वाला पर्सन जो है उसको भी अपने कंपनी में रखते हैं ना। तो इस तरह का आपको मेंशन करना पड़ेगा ये सब बात। फिर अब देखो मेन का हुआ ये जो प्लानिंग बना रहे हैं हम लोग ना, तो इससे लाभ क्या हो रहा है हम लोग का, तो ये लाभ हो चुका है हेयर इन द एंटरप्रेन्योर इज एबल टू असेस एंड इवेलुएट वेदर आइडिया इज फिजिबल और नॉट। मतलब बता रहे हैं हम जो प्लानिंग करेंगे, एक तो लाभ होगा कि फ्यूचर में हमको काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो लाभ होगा ही होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो एंटरप्रेन्योर को ये समझ में आएगा, असेस एंड इवेलुएट, और इसका ये निर्णय है ना, मूल्यांकन कर सकेगा कि हम जो आइडिया रखे हैं, सोचे हैं, वेदर आइडिया इज फिजिबल, माने ये पॉसिबल है कि नहीं ऐसा होना, फिजिबल है ना, ऐसा हो सकता है और नॉट, या नहीं हो सकता है। तो ये सब बेनिफिट होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद आता है हम लोग का प्रोडक्शन प्लान। देखिए मोस्ट लाइकली देयर आर 3 सिचुएशन बिफोर द वेंचर, या तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, या फिर उसका रेडीमेड गुड तो ना कि ट्रेडिंग है या सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक हो सकता है कि नो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व, मैन्युफैक्चर होता ही नहीं है। दूसरा है कि पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या एक होता है हम लोग का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग है कि मतलब कुछ प्रोडक्शन खुद करते हैं, कुछ आउटसोर्सिंग कर दिए हैं। तो अगर आप आउटसोर्सिंग किए हैं देन प्रोडक्शन प्लान शुड बी डिस्क्राइब, क्या नेम एंड लोकेशन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर या आउटसोर्स, किसको आप काम दिए हैं, किससे आप कुछ काम कराते हैं, रीज़न फॉर देयर सिलेक्शन, क्यों ऐसा करते हैं, कॉस्ट कितना आएगा, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव बीन कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है या नहीं ना। तो ये मेंशन करना होता है। जैसे कि एग्जांपल इसका ही बताते हैं, जैसे टाटा और फेट, ये दोनों के साथ में कोलैबोरेशन है। टाटा कभी कभी टाटा जो है बॉडी बनाती है, फेट इंजन, लेकिन अभी एक हाल में एक कार लॉन्च हुआ है जिसमें उल्टा है। ठीक है, तो इस तरह का कोलैबोरेशन होता है, आउटसोर्सिंग भी होता है। तो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखो एक है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग। कंप्लीट मतलब सारा काम हम खुद अकेले करते हैं,
इफ द मैन्युफैक्चरिंग इज टू बी कैड आउट होल बाय एंटरप्राइज ना, तब आपको द फिजिकल प्लान लेआउट, पूरा प्लान का जो लेआउट है, डिजाइन है, वो आपको बताना पड़ेगा। मशीन एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, रॉ मटेरियल सप्लायर्स नेम एड्रेस है ना, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, एनी फ्यूचर कैपिटल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है ना, ये सब चीज़ आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, अब है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट में ऐसा है कि वाई प्रोडक्शन प्लान इज कैरेट, हम लोग प्रोडक्शन के लिए जो है प्लान क्यों बनाते हैं, ऐसा करके पूछेगा, तो ये पार्ट में हम लिखेंगे क्यों ऐसे करते हैं। तो बता गया कि स्टेप इन लॉन्ग प्रोडक्शन इज ए लॉन्ग प्रोसेस है ना, एंड सीरीज स्टेप्स ऑपरेशन एंड लॉन्ग स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन, ईच स्टेप इज टू टेकन इन द राइट प्लेस of the right degree and at the right time and each operation to be done on the maximum efficiency। ये लंबा प्रोसेस है, इसमें हर स्टेप में क्या करना है नहीं करना है ना, और उसका अरेंजमेंट है कि नहीं है, हम लोग रिसोर्स रखें कि नहीं रखें, ये सब कुछ पहले से अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन हेम्पर हो सकता है। हेंस ए प्रोडक्शन प्लान हेल्प टू प्लान द वर्क इन सच ए मैनर दैट वन कैन क्लियरली फॉर्म एन आइडिया, तभी उसका प्लानिंग रहेगा, तभी आइडिया तैयार होगा। किस बारे में, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होगा, जैसे कि एक शिफ्ट में काम करना है, 2 शिफ्ट में काम करना है, रेगुलर करना है, ठीक ना, या सीजनल करना है, मशीन इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, कैसा मशीन की जरूरत पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग मेथड एंड प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, प्लांट लेआउट, और उसके बाद ये टाइम मोशन वर्क स्टडी, मेन पावर रिक्वायरमेंट और इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, मतलब कितना स्टॉक उसको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम लोग कब कर पाएंगे, अगर हम लोग का प्लान किया हुआ होगा तभी कर पाएंगे। ठीक है।